प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का कौन से पाठ भरने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आज हमें भरना है अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। पाठ की पूर्व तैयारी आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ से दिया हुआ है कि दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण कीजिए। तो अवस्थाओं के नाम और अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन, बालक और बालिका। तो कौन सी अवस्था यहाँ पर पहले आएगी? तो आप यहाँ पर शिशु अवस्था पहले लिख दीजिएगा। मैंने किशोर अवस्था लिख दिया है। तो शिशु अवस्था पहले लिख दीजिएगा। किशोर अवस्था जो है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। बालक और बालिका में क्या क्या विकास होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। दूसरे में शिशु अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक शिशु का रेंगना चलना बोलना। तीसरा है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। मानसिक विकास, और इसमें भी लिख दीजिए मानसिक विकास। चौथा युवावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रजनन का विकास और गर्भाशय से अंडाशय का विकास। एक है यौनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन स्वर यंत्र के कारण आकार में वृद्धि के कारण होता है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। तीसरा मधुमेह शरीर को इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और चौथा है ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। पाँचवा है मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाले परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही के निशान लगाइए। तो किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19 वर्ष। दूसरा है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। तीसरा है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? इसका उत्तर होगा बी नंबर, एड्रिनल ग्रंथि। और चौथा है समानता किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार है रोटी, दाल, सब्जियां। पांचवा है किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका होगा आंसर डी नंबर, गुणसूत्र। तो यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन है। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्र से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है उसे। अपने भाई के मित्रों अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला। पहली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी मां ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। विद्या एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की यह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तथा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो इसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 तथा 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। तीसरा, किशोरों को क्या कहते हैं? तो टीनेजर्स कहते हैं। चौथा है किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन को लिखिए। पहला, हल्की दाढ़ी मूंछों का आना, जनन क्षमता के विकास। और प्रश्न दूसरा, शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। प्रश्न 3 है एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? HIV नामक वायरस द्वारा होता है। और चौथा है नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रश्न 5 है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। प्रश्न 6वां है बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने अपनी बुआ के लिए लड़के को देखा जिससे गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि उस लड़का कौन सी बीमारी से ग्रसित है? इसका क्या कारण? तो इसका उत्तर होगा वह लड़का गार्टर नामक व्याधि से ग्रसित है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका शरीर इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बार स्नान करना चाहिए। यह
किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी अंगों भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। प्रश्न 8 है, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो पीयूष, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन। कि प्रश्न 9 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इसका हो जाएगा यौनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां सुगठित हो जाती हैं। दूसरा है, लंबाई में वृद्धि होती है। 18 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि से चेहरे में कील मुहासे निकलने लगते हैं। और चौथा, स्वर में परिवर्तन होने लगता है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ आंकड़ों के आधार पर हमें ग्राफ तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती, परंतु 48 वर्ष में लड़कों की लंबाई ज़्यादा और 8 से 12 वर्ष में लड़कियों की ज़्यादा लंबाई बढ़ती है। दूसरा, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? 16 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़की की लंबाई अधिक अंतर है? 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। तो यहाँ से आपको शुरू होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 10 है, क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है? तो किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियां में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाना। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। प्रश्न 11, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से चित्र आपको बनाना है। तो आप चित्र यहाँ पर बना लीजिए। अब इसको समझाना भी है, तो यहाँ से लिखिए नीचे से, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों की का जोड़ा होता है और अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई गुणसूत्र वाले। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु में विकसित होता है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो वह नर शिशु विकसित होता है करता है। यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पर आंवला में आंवला। यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो यहाँ नाम लिख लीजिए मित्रों का, और नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, फिर दोपहर में लिए गए खाद्य पदार्थ और रात्रि को लिए गए खाद्य पदार्थ की सूची बना दीजिए। आ नंबर है, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं दूध, अनाज, फल, सब्जियां, अंकुरित चना व मूंग दाल, दालें, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया? जंक फूड समोसा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, चाउमीन, मैगी, इडली। प्रोजेक्ट नंबर 2 है HIV या एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर
लेख लिखिए। तो एड्स जो है इसका पहला नंबर लिखिए। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो HIV नाम के खतरनाक वायरस के कारण फैलता है। दूसरा, एड्स का अभी तक कोई उपचार या इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। बा नंबर में संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो संक्रामक रोग और फैलने का माध्यम, रोगाणुओं के प्रकार और रोकथाम। तो संक्रामक रोग में लिख लीजिए जुकाम, खसरा, चेचक, टीबी। और किससे फैलता है, संपर्क द्वारा। इस सब में लिख लीजिए, इसमें वायरस या विषाणु। और इस रोकथाम क्या हो सकता है, दूरी बनाए रखें। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय के लिए एक नए वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।